हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अद्वैत एजुकेशन पे, जहां हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो आप लोग सब रेडी हैं अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग अपने नोट्स लेके बैठ गए होंगे, बुक कॉपी निकाल लिए होंगे आज के लेक्चर अटेंड करने के लिए। तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री का चैप्टर 3 है आप लोग का क्लास 9th में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से करेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। यहाँ थोड़े न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आपको देखने के लिए मिलेंगे थ्योरी के साथ साथ, ठीक है ना। तो यहाँ आपको बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग आज का सेशन अपना स्टार्ट करने चलते हैं, जिसमें हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ेंगे एंड उससे बनने वाले मॉलिक्यूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत कुछ इसमें देखने वाले हैं, कैसे कोई चीज मिलता है, क्या बनता है, नहीं बनता है, एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, हर एक चीज इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो चले आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से हम लोग जो है ना 18th सेंचुरी में, कब 18th सेंचुरी में जब एटम आपका एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पता चल चुका था, तो अब उसके बारे में डिफरेंस लगभग जाकर के 18th सेंचुरी के लास्ट में जाके पता चला। तो अब जब पता चला डिफरेंस, तो लोग जानने का कोशिश करने लगे कि भाई ये लोग एलिमेंट्स लोग मिलते कैसे हैं, क्या बनता है, कैसे बनता है, हर एक चीज के बारे में जानने का कोशिश करने लग गए। तब उस समय जो प्रोस्टलेट और लेवाइसिए नाम के साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे, जो उसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत किए, पढ़ाई किए, मतलब जो भी रिसर्च किए अपना, और उसके बाद वो जो है ना कंबाइन होने का 2 लॉ दिए। कितने लॉ दिए? 2 लॉ, और उस दोनों लॉ को हम एक एक करके देखेंगे अभी। तो चले स्टार्ट करें वो दोनों लॉ को देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग दोनों लॉ को एक एक करके देखते हैं स्क्रीन पे अपने। तो सर 2 लॉ में से सबसे पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब पहले इसको समझाते कि होता क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पहले कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है ये समझिए। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? तो यार कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि जितना पहले थे आप उतना ही बाद में रहिएगा। वेस्ट खुद पर खुद कोई चीज गायब नहीं हो जाएगा, गायब नहीं होने वाला है कोई चीज। जितना स्टार्टिंग में थे उतना ही आप अमाउंट में बाद में रहने वाले हैं। समझ में आया? हो सकता है दूसरे अदर फॉर्म में रहिएगा, पहले किसी और फॉर्म में रहिएगा और बाद में किसी और फॉर्म में रहिएगा, लेकिन रहिएगा उतना ही उतना, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे हमको खीर बनाना है, खीर बनाना है तो हम दूध ले लिए 1 केजी, चावल ले लिए और चीनी ले लिए 1 केजी, ठीक है। ये तीनों को मिलाएंगे, ठीक है। तो 3 केजी हम मिलाए, तो वाजिब बात है जो अपना खीर बनेगा ना वो भी 3 केजी ही बनना चाहिए। ये नहीं कि दूध अपने आप गायब हो जाए, चावल गायब हो जाए, चीनी गायब हो जाए, वो सब उसी में मिक्स हो गया है सारा, समझे, और वो 3 केजी ही रहे। यही क्या कहलाएगा आपका कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब जितना मास स्टार्टिंग में था उतना मास अपना बाद में भी रहने वाला है। यही क्या कहलाएगा अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसी चीज को हम यहां पे देखने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है सर कि हम लोग रिएक्टेंट जितना अमाउंट में लेते हैं, रिएक्टेंट क्या होता है सर? जिस चीज से हम कोई चीज बनाते हैं, तो बनाने के से पहले जो चीज हम कच्चा माल अपना ले रहे हैं वही क्या अपना रिएक्टेंट। तो हम लोग रिएक्टेंट जितना अमाउंट में लेंगे, प्रोडक्ट भी अपना क्या होगा उतना अमाउंट में ही बनेगा, ठीक है। जैसे चीनी लिए थे और चावल लिए, तो चीनी चावल ये दोनों रिएक्टेंट है, लेकिन जो बना हुआ खीर, ठीक है ना, वो मेरा प्रोडक्ट है, जिसका नेचर ये दोनों से अलग है थोड़ा, ठीक है, लेकिन उतना ही मास उसका भी बनेगा। यही क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यही वो लोग साइंटिस्ट लोग भी देखे कि 2 एलिमेंट्स को या 2 एटम को हम लोग मिलाएं, तो जितना अमाउंट में मिलाएं उतना ही अमाउंट में क्या बना, कुछ नया चीज बना, कोई कंपाउंड बना, तो वो भी उतना ही अमाउंट में बनेगा। ये नहीं कि कहीं अपने आप गायब हो जाएगा कुछ मास। समझ में आया? यही है अपना क्या सर? कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगर इसका हम देखें स्टेटमेंट, तो ये क्या स्टेट करता है, क्या स्टेट करता है जरा देखें यहां पे हम लोग। पहले हम ये पेन ले रहे हैं, हाँ। तो ये स्टेट क्या कर रहा है? क्या स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं तो जितना रिएक्टेंट लेंगे उतना ही क्या होने वाला है? प्रोडक्ट बनने वाला है। यही कौन बता रहा है सर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब यह हुआ दिस मींस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन सम ऑफ मासेस ऑफ क्या रिएक्टेंट। देख लीजिए रिएक्टेंट जितना सारा 2-3 चीज मिला करके, तो 2 तीनों रिएक्टेंट जितना भी रिएक्टेंट ले रहे हैं सबका टोटल मास जो होगा, एंड
प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज, मतलब जितना प्रोडक्ट बनेगा वो भी उसी अमाउंट में होगा। समझ में आया? जितना हम लोग का क्या रहने वाला है रिएक्टेंट, उतना ही अपना लोग का क्या होने वाला है प्रोडक्ट। यही कौन बताता है? अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहां तक हमको लगता है कि आप डिफिनेशन समझ गए होंगे कि क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए एक एक्टिविटी से भी देख करके हम समझते हैं कि सर कैसे ये हुआ। तो यहां हम आपके लिए एक एक्टिविटी लेके आए हैं, उसको आप ध्यान से समझिएगा। ये एक्टिविटी क्या है, ठीक है ना? तो एक्टिविटी क्या है ना, देखिए ये अगर हम प्लस ले लिए हैं, उसमें जानते हैं क्या ले लिए हम लोग? उसमें हम लोग ले लिए हैं अंदर में Na2SO4, इसका सॉल्यूशन ले लिए अंदर में। किसका? Na2SO4 का। दिख रहा है आप लोग को? Na2SO4 ले लिए हम लोग, ठीक है सर ले लिए। अब क्या कर रहे हैं? अब उसी में क्या ना एक छोटा सा ये ले लिए हम, उसमें BaCl2 का सॉल्यूशन ले लिए, बेरियम क्लोराइड का, इसमें सोडियम सल्फेट का, और इसमें ये छोटे वाले नली में बेरियम क्लोराइड का ले लिए। अभी दोनों मिला हुआ नहीं है, अभी नॉर्मल ऐसे कंडीशन में है, ठीक है। अब इसको हम ले जाकर के तराजू पे रख दिए और देखे कि भाई कितना मास है इसका। तो मास दिखा हमको 300.23 ग्राम दिख गया। अब क्या किया, हम इसको हिला उला करके थोड़ा सा ऊपर बंद कर दिए हैं, ऊपर एकदम लॉक कर दिए हैं, ठीक है ना। अब क्या किया, थोड़ा सा हिला डुला करके इसको ऐसे किए, तो इसमें जो था ना गिर करके इसमें मिल गया। क्या हुआ? मिल गया। तो मिला ना तो कुछ और बन गया। पता है क्या बन गया? बन गया NaCl और BaSO4, बेरियम सल्फेट और NaCl, ये दो चीज बन गया। प्रोडक्ट मेरा ये बन गया। उसके बाद फिर से हम इसको तराजू पे तौले तो देखें कि जो बना है ना वो भी कितना बना, 300.23 ग्राम। जितना पहले था उतना बाद में भी बना। समझ में आया? तो उसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट जितना था सर उतना ही क्या बना, प्रोडक्ट बना। क्लियर है बात आपको? जितना रिएक्टेंट था उतना ही क्या बना, आपका प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट भी उतना ही बना है। तो उससे यही क्लियर हुआ कि आपका जो कंजर्वेशन ऑफ लॉ है, यहां पे कंजर्वेशन ऑफ लॉ किसका, मास का क्या हो रहा है, फॉलो कर रहा है। मतलब जितना रिएक्टेंट उतना ही प्रोडक्ट। तो यहां तक आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गया होगा। आप यहां देख सकते हैं, टेक सम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन ए कॉनिकल फ्लैक्स। किसका? सोडियम सल्फेट ले लिए इसमें, ठीक है ना। सोडियम सल्फेट कॉनिकल फ्लैक्स है आपका, ठीक है, इसमें ले लिए हम लोग। और उसके बाद क्या किया सर, सम बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन इग्निशन ट्यूब में। ये ट्यूब है ना, इसमें हम लोग क्या ले लिए, बेरियम क्लोराइड को, ठीक है। उसका हैंग कर दिए, उसका थोड़ा सा हिलाए डुलाए, ठीक है ना। तो फिर अपना क्या क्या बन गया सर, केमिकल रिएक्शन हुआ वहां पे लाने के बाद, तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट दोनों चीज बना ना। और उसका उसका मास को नापे तो उतना ही दिखा, ठीक है। इसको हिलाए तो जाकर के गिरा होगा ना, इसमें जाके मिला होगा नहीं, दोनों सॉल्यूशन मिला होगा तो कुछ नया बन गया, रिएक्शन हुआ तो कुछ नया चीज बन गया, जो ये बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो सर ये पहला था अपना, ठीक है, पहला लॉ यही था कॉम्बिनेशन का। अब सेकंड लॉ पे आते हैं, चलिए आते हैं सेकंड लॉ पे। हाँ, तो सेकंड लॉ अपना क्या सर, सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा क्या होता है। जैसे क्या होता है ना छोटू, कि जैसे हमको जो है ना, हमको जैसे इसका एक बेहतर एग्जांपल बोले कि एक राजा है, ठीक है, उसको जो है ना कहीं जाने आने के लिए 5 सैनिक का जरूरत पड़ता है। कितने सैनिक का? 5 फिक्स है कि 5 सैनिक का जरूरत पड़ेगा ही उस किंग को कहीं जाने के लिए, ठीक है। तो अब वैसे वैसे 2 राजा किंग हो गए तो कितने सैनिक की जरूरत पड़ेंगे? 10। 3 राजा आ गए तो किस किंग मतलब, तो कितने सैनिक का जरूरत पड़ेंगे? 15। तो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन में है क्या? हाँ, अगर हम रेशियो निकाले सर तो कितना का आएगा? 1:5 का आ रहा है क्या हर कंडीशन में? तो यही आपको बताते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब एक आदमी के साथ जितना अभी है ना उतना ही हमेशा बाद में उसके साथ रहने वाला है। समझ में आया? जैसे एक हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, क्या अब मान लीजिए, या तो एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन रहता है, एक ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो उसी तरीके से वो एकदम फिक्स एक ऑक्सीजन के साथ 2 ही हाइड्रोजन रहेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? मतलब इसका ये मास मतलब हुआ कि एक ऑक्सीजन का अगर मास 16 ग्राम है तो उसके साथ कितना ग्राम हाइड्रोजन रहेगा? 2 ग्राम। ये मास ऑक्सीजन का बढ़ा दिए, 32 ग्राम कर दिए, तो डबल किए तो इसको भी क्या करना होगा? डबल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 से 4 हो जाएगा उसी अकॉर्डिंग। लेकिन उस दोनों का रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए? मास का सेम आना चाहिए। तो इसी लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जिस रेशियो में रहेगा उसी रेशियो में हमेशा रहेगा। तो आइए डिफिनेशन से देखते हैं क्या दिया हुआ है।
इसका डेफिनेशन दिया है, द लॉ स्टेट दैट इन ए केमिकल कंपाउंड, कंपाउंड का बात कर रहा है, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। मास से क्या प्रेजेंट करें तो वो डिफिनिट प्रोपोर्शन में होने वाला है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे एग्जांपल वाटर है, वाटर में क्या है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी। ये कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी, दो एलिमेंट है। तो सर ऑक्सीजन ये आपको दिख रहा है कि ये कितना ऑक्सीजन का मास होता है, मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास आपको पता है 16 ग्राम, और हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम। इसका मतलब हुआ कि अगर हम 2 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो ऑक्सीजन कितना लेंगे, 16 ग्राम। उसी अकॉर्डिंग अगर हम हाइड्रोजन 1 ग्राम लेंगे तो ऑक्सीजन कितना लेना होगा, 8 ग्राम। मतलब इसका हमेशा जो रेशियो होने वाला है ना, कितना होने वाला है सर, 1:8। 1:8 में इस दोनों का मास रहेगा, किसका सर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। मान लीजिए अगर हम 4 हाइड्रोजन कितना ले लिए, 4 ग्राम, तो ऑक्सीजन भी क्या लेना पड़ेगा, 4 टाइम, मतलब 32 ग्राम। समझ में आया? तो ये जिस अमाउंट में बढ़ेगा वो भी उसी अकॉर्डिंग कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, दूसरे वाला भी। यही है आपका क्या सर, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो यहां पे यही एक एग्जांपल दिया है। दूसरा एग्जांपल NH3, ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14, और हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 है तो 3, मतलब 3 हाइड्रोजन रहेगा तो नाइट्रोजन कितना ग्राम, 14 ग्राम। अगर हाइड्रोजन 3 ग्राम है तो नाइट्रोजन कितना ग्राम, 14 ग्राम। उसी तरीके से अगर हाइड्रोजन 6 ग्राम हो गया तो सर नाइट्रोजन कितना, 28 ग्राम। वो डबल हुआ तो ये भी डबल। अब आप इसका रेशियो निकाल सकते हैं, 3 2 जा 6, 2 से 2 3 जा 6, 2 से 14 जा, तो फिर से 14:2 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना। तो यही है आपका क्या सर, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो दोनों लॉ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसके ऊपर एनसीईआरटी बुक में अपना एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं हम उसके लिए, जिसमें हम ये क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो मोबाइल में अपना निकाल लेते हैं जो एनसीईआरटी बुक में, वहां पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप लोग पेज नंबर 32 निकाल लीजिएगा। 32 के नीचे में एक क्वेश्चन दिया होगा, चलिए पढ़ते तो वो क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें, इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए आप भाई, क्या ले लीजिए, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ले लिए हम, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ले लिए, कितना ग्राम सर, 5.3 ग्राम। और किसके साथ, इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट कराइए। किसके साथ सर, इथेनोइक एसिड के साथ, ठीक है, इथेनोइक, ETH। ठीक है, ठीक है, इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट कराने बोला। ठीक है, कितने कितने ग्राम लिया है सर, इसको लिया है 5.3 ग्राम, और इसको कितना, 6 ग्राम। 6 ग्राम लिया ना, हाँ 6 ग्राम ले लिया। अभी दोनों को ले लिए सर, उसका जो बना ना, क्या बना सर, तो प्रोडक्ट बन रहा है अपना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यही ना, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। और क्या बन रहा है सर, वाटर प्लस वाटर, और फिर प्लस क्या बन रहा है सर, प्लस बन रहा है सोडियम इथेनोएट। सोडियम सोडियम इथेनोएट, ये 3 चीज बन रहा है। ये कितना कितना अमाउंट में बन रहा है सर, तो ये 2.2 ग्राम, 2.2 ग्राम, 0.9 ग्राम, 9 ग्राम, और थर्ड वाला कितना, 8.2 ग्राम। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है सो दैट दिस ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीगेट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
ठीक है ना। तो बोल रहा है बताइए कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चले देखेगा करके। तो बताइए तो आप रिएक्टेंट टोटल कितना ग्राम लिए थे, रिएक्टेंट का बात करें, रिएक्टेंट का तो टोटल कितना ग्राम है सर, 5.3 प्लस 6 तो कितना हो गया सर 11.3 ग्राम। इतना ही रिएक्टेंट लिए हैं, दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। अब प्रोडक्ट का बात करते हैं। सर प्रोडक्ट टोटल कितना ग्राम लिए आप, प्रोडक्ट लिए हैं 2.2 प्लस 0.9 प्लस 8.2 ऐड कर लीजिए, 9 to 11 13 हाथ मेरा 1 1 8 to 10 और 1 11 कितना आया 11.3 ग्राम। तो देखिए जितना ग्राम रिएक्टेंट था उतना ग्राम ही आपका प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उतना ग्राम ही बन रहा है ना। तो यहां बताइए फॉलो किया कि नहीं किया, किया ना फॉलो, हाँ। तो कंजर्वेशन ऑफ मास यहां फॉलो किया, मतलब जितना आपका रिएक्टेंट था उतना ही आपका क्या बना, प्रोडक्ट बना। तो ये क्वेश्चन एकदम इजी था, बस यही चेक करके बताना था कि रिएक्टेंट जितना ग्राम है उतना ग्राम प्रोडक्ट भी है कि नहीं है। तो इस सबको भी जोड़ दिए तो उतना आ गया जितना ये इधर वाले को जोड़ने से आया था। इधर वाला रिएक्टेंट कहलाता है, उधर वाला प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में यहां तक आ गया होगा, आ गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन एक और है यहीं पे, क्या वो क्वेश्चन देखिए तो, हाँ क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों को ले रहे हैं ना हम लोग, तो मेरा वाटर बन रहा है, क्या बन रहा है, वाटर, ठीक है, बाजी बात है, चलिए बन रहा है। तो उसका जो मास का रेशियो ले रहे हैं ना, हाइड्रोजन को अगर 1 ले रहे हैं तो ऑक्सीजन को कितना ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं, कितना 8 ग्राम, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अगर इतना के रेशियो में ले रहे हैं, मतलब इसको 1 ले रहे हैं तो उसको कितना लेना होगा 8। तो वही बोल रहा है कि अगर आप हाइड्रोजन 3 ग्राम लीजिएगा, कितना ग्राम 3 ग्राम, तो आप बताइए कि ऑक्सीजन आपको कितना ग्राम लेना होगा। तो हमको क्या पता भाई, हम तो मान ली इसको x ग्राम लेना होगा, ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब वो दोनों का रेशियो जितना है उतना ये दोनों का भी रेशियो आना चाहिए। तो यहां से आप अगर x निकालना करे कोशिश करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहां से आपका कितना आ गया 24 ग्राम, कितना आ गया 24 ग्राम आ गया, दिख रहा है ना आप लोग को, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 24 ग्राम। तो इस तरीके से हमको ऑक्सीजन कितना चाहिए यहां पे, तो सर 24 ग्राम। तो अभी तक जो हम लोग दो लॉ पढ़े थे, कांस्टेंट प्रोपोर्शन जिसका ये क्वेश्चन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब जितना के रेशियो में ये है उतना के ही रेशियो इसका भी होना चाहिए, और पहला कंजर्वेशन ऑफ मास वाला था। तो दोनों क्वेश्चन आप देख लिए, इस तरीके से हम किसी चीज को कंबाइन करते हैं, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन लाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको यहां तक ध्यान में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तब अब हम लोग इसके आगे अब बात करते हैं, चले बात करें। तो यहां तक दोनों लॉ को हम लोग अब देख लिए हम। तो इसके बाद अब साइंटिस्ट लोग को इसका अच्छा एक्सप्लेनेशन के लिए वेट था अभी भी, इसका और अच्छा एक्सप्लेनेशन हम लोग को कहीं से मिलेगा। तब वहां से आ गया अपने डाल्टन साहब, ठीक है ना, वो आ गए और जो अपना डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी दी है जिसको अभी हम लोग को देखना भी है। अब वो आ गए, तो अब वो आए तो वो भी कुछ कुछ बताएं भाई, ठीक है ना। तो वो क्या हुआ कि वो जो डिविजिबिलिटी पे एक कुछ रिसर्च किया और वो एक एटम नाम दिए, क्या सर, जो सबसे छोटा चीज होता है ना किसी भी एलिमेंट्स का, उसको वो एटम नाम दिए और उसके बारे में फिर कुछ कुछ चीजें हम लोग को बताया गया जिसको हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। तो आइए देख लेते हैं वो क्या क्या हम लोग को बताएं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग को डाल्टन के बारे में पता चला, ठीक है ना। तो वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यहां पे हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला बात करें, ये सबसे पहला, तो सबसे पहला क्या दिया हुआ है कि मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल कॉल्ड एटम।
जो सबसे छोटा पार्टिकल जिससे बनता है ना, वो एकदम सबसे छोटा टीनी, जिसको हम किसी चीज से कंपैरिजन भी करने जाए तो सबसे छोटा यही कहलाए, समझा, जिसको हम लोग और ब्रेक नहीं कर सके, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एटम। ठीक है, ये सबसे पहला पोस्टुलेट में अपना बताइए एटॉमिक थ्योरी के अंदर। सेकंड में क्या बताएं, सेकंड में बताएं एटम आर इंडिविजुअल एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो वहां हम कोई चीज, कोई भी एटम को अपने आप कहीं से आ नहीं जाएगा उड़ करके, या गायब नहीं हो जाएगा, समझ में आया, तो या इनडिविजिबल, या हम उसको ब्रेक भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये वो अपना सेकंड टाइप्स में बताएं उसको। ठीक है, अब थर्ड चीज क्या बताएं, थर्ड चीज वो बताएं एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर सिमिलर इन मास एंड प्रॉपर्टी। अगर किसी एक चीज का एलिमेंट है, जैसे सोडियम का एलिमेंट ले लिए, तो उसके जो भी छोटे छोटे जितने भी एटम होंगे ना, किसके, सोडियम का अगर एलिमेंट लिए हैं, तो सोडियम के वहां पे जितने भी एटम होंगे ना, सब एक जैसे होंगे, सबका प्रॉपर्टी एक जैसा होगा, जैसा दिखता होगा, जैसा काम करेगा, सब कुछ सब क्या करेगा, एक जैसा करेगा। ठीक है ना, ये चीज कहां से पता चला हमको, थर्ड वाले से उसका। ठीक है, अब अगर हम फोर्थ वाले का बात करें, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड प्रॉपर्टी। इसका ये कहने का मतलब है, जैसे डिफरेंट हम एलिमेंट ले लिए, एक सोडियम ले लिए, एक मैग्नीशियम ले लिए, तो सोडियम का एलिमेंट का मतलब एटम का जैसा जैसा प्रॉपर्टी होगा, उससे अलग प्रॉपर्टी किसका होगा, मैग्नीशियम के एटम का। मास जो होगा सोडियम के एटम का, वो अलग होगा किसके एटम के मास के, मैग्नीशियम के एटम के मास के। समझ में आया, तो ये हम लोग को ये चौथा पॉइंट में मिल गया। अगर इसके बाद अगर हम बात करें पांचवा पॉइंट का, तो पांचवा पॉइंट लिखा है एटम कंबाइंड इन स्मॉल वोल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। अगर हम लोग को कंपाउंड बनाना है, समझ में आया, क्या बनाना है, कंपाउंड, तो एक स्मॉल वोल नंबर में हमको उसको लेकर के बनाना होगा, फ्रैक्शन में नहीं, क्या, वोल नंबर। या देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या, कौन सा नंबर, वोल नंबर, एक फिक्स रेशियो में। जैसे वाटर बना रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लेकर रहे हैं, NH3 अगर बना रहे हैं तो 1 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन ले रहे, एक वोल नंबर और एक स्मॉल, ज्यादा बड़ा नहीं, 100 200 300 ऐसे नहीं, ठीक है, स्मॉल वोल नंबर लेकर के हम लोग बनाते हैं। तो ये रेशियो फिक्स रहता है, ये 1:3, NH3 जब भी बनेगा ना अमोनिया, तो ये NH3 तो 1:3 रहेगा, वाटर जब भी बनेगा ना तो 2:1 ही रहेगा रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है ना, तो ये चीज हमको कहां से पता चला सर, इसके 5वें पोस्टुलेट से। और लास्ट इसका अगर बात करें तो क्या दिया, इन ए गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड एटम आर कांस्टेंट। मतलब जितने एटम किसी भी रिएक्शन का अगर बात करें, हाइड्रोजन का है 2 तो वो 2 ही रहेगा, ये नहीं कि अपने आप 10 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 1 है तो 1 ही रहेगा, ये नहीं कि अपने आप कुछ चेंज हो जाएगा। तो जिस रेशियो में, मतलब जिस रिलेटिव नंबर है जितना इसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का, वो हमेशा उतना ही रहने वाला है, ना कि अपने आप खुद पर खुद चेंज हो जाएगा कुछ। समझ में आया, तो यही 6 पॉइंट्स इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए अगर हम बात करें, इसके क्वेश्चन भी पूछे गए यहां से, तो आप बताइएगा ये क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो आप पेज नंबर 33 का सबसे ऊपर में ही देखिएगा, ब्लू कलर में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 तो हम लोग कर चुके थे पहले। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या लिखा, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बोल रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास कहां पर, कौन सा इसका ये रूल बता रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो इसमें हमको क्या ऐसा कि नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब जितना शुरू में थे उतना ही बाद में भी रहेंगे। तो ये जो सेकंड वाला आप देख रहे हैं ना कि एटम आर इंडिविजुअल एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन, मतलब वो जितना है उतना ही रहेगा, मतलब पहले जितना मास था उतना ही रहेगा बाद में भी, कि अपने आप गायब नहीं होगा, नहीं अपने आप कुछ आ जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मास यहां से फॉलो होगा कि नहीं, तो ये सेकंड लॉ हम लोग को कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करवा रहा है। ठीक है, बात समझ में आएगी यहां तक, ओके। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। बोला डिफिनिट प्रोपोर्शन वाला जो था ना अपना लॉ, उसको इसका कौन सा
ये पॉइंट्स बता रहा है, कौन सा पोस्टुलेट बता रहा है। तो हम लोग ये वाला पोस्टुलेट देखे थे ना, हाँ हाँ, क्या ये वाला, क्या सर, इन ए गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट, मतलब उसके कंपैरिजन में, जैसे ऑक्सीजन 1 है तो हाइड्रोजन कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो वो रेशियो क्या है, फिक्स है ना, रिलेटिव नंबर। तो सर यही वाला पोस्टुलेट यहां पे वो चीज को हमको बता रहा है, ठीक है ना। कौन सा सर, कंजर्वेशन ऑफ, कौन सा, ये to explain the law of definite proportion, definite proportion यहाँ पे यही वाला पॉइंट अपने को दे रहा है। तो समझ में आ गया आपको, ये चारों क्वेश्चन भी आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे, साथ में यहां तक आपको थ्योरी भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, हो गया है। तो अब इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है सर, एटम। अब डाल्टन साहब आए एटम के बारे में बता रहे थे, तो एटम के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो एटम। तो चलिए देखते हैं अब एटम को अपना। तो अब हम लोग आ गए एटम पे, ठीक है। तो सर एटम होता क्या है, सबसे पहली बात एटम क्या होता है। तो अगर किसी भी एलिमेंट, अभी आपको भी पता है 100 से ज्यादा एलिमेंट खोजे जा चुके हैं, कोई भी एलिमेंट्स का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटम। क्या कहते हैं, एटम। मतलब इससे छोटा अगर हम किसी से कंपैरिजन करने जाना, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो जो एटम होता है ना सबसे छोटा हमको वही दिखेगा, ठीक है। एटम ही क्या होने वाला है, हमको सबसे छोटा दिखने वाला है। तो समझ में आ गया कि आपको एटम क्या होगा। तो सर एटम इंडिपेंडेंटली जो है ना एग्जिस्ट करता भी है, कभी कभी नहीं भी करता, ऐसे नहीं ही करता है, नॉट, वो अकेले नहीं रह सकता, वो बहुत सारे लोग के साथ मिल करके ही रहेगा। और वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करता है, वाजिब बात है, कोई चीज, कोई एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसके अंदर का वो जो छोटा वाला एटम है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो रिएक्शन में अपना प्रॉपर्टी के साथ ये पार्टिसिपेट करने जाता है, समझ में आया। तो ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, लेकिन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि भाई इतना छोटा कि पता ही नहीं चलेगा है कि नहीं है। तो ये लोगों बहुत सारे एटम के साथ मिल करके ये रहते हैं, ठीक है सर। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो एटम इतना स्मॉल होता है ना, वेरी स्मॉल इन साइज एंड स्मॉलर देन एनीथिंग वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। हम कोई चीज इमेजिन भी कर रहे हैं ना, ये कंपेयर भी कर रहे हैं ना उसके साथ, तो सबसे छोटा क्या होगा, वो एटम ही होगा। तो आप बात करते हैं सर एटम का इतना छोटा साइज होता है ना कि उसको हम लोग नैनोमीटर में मेजर करते हैं, किसमें, नैनोमीटर। और नैनो का मतलब कितना होता है सर, 10 के पावर -9, आपको पता होगा। हाँ, सब कुछ आप याद किए होंगे, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, ठीक है। मिली 10 के पावर -3, सेंटी 10 के पावर -2, डेसी 10 के पावर -1, याद है ना। उसी तरीके से नैनो कितना था, 10 के पावर -9, ठीक है। तो वो 10 के पावर -9 मीटर के अप्रोक्स में रहता है, नैनोमीटर में रहता है इसका साइज। तो अगर हम बात करें कि सर एटम का रेडियस कितना होता है, अगर नॉर्मली बात करें तो सर कितना होता है, सर 10 के पावर -9 मीटर के अप्रोक्स कितना होता है इसका रेडियस, 10 के पावर -9। ये 1 नैनोमीटर का वैल्यू है, 10 के पावर -9 मीटर। लेकिन अगर हम लोग बात करें रेडियस का, ठीक है सर, किसी भी मतलब जैसे हाइड्रोजन ही ले लीजिए, हाइड्रोजन के एटम का रेडियस कितना होता है, तो 10 के पावर -10 मीटर होता है। कितना, 10 के पावर -10 मीटर। ये आपका एटम है, ठीक है, सर्कल जैसा आपको दिख रहा है, तो उसका रेडियस कितना होगा सर, 10 के पावर -10 मीटर। लेकिन इसके अंदर जो ये सेंटर है ना, सेंटर न्यूक्लियस है ना, इसका अगर हम रेडियस पूछ ले कितना होगा, तो उसका रेडियस होने वाला है 10 के पावर -15 मीटर, ठीक है। तो न्यूक्लियस का रेडियस 10 के पावर -15 मीटर, और अगर हाइड्रोजन का हम लोग एटम का रेडियस पूछे तो कितना होगा, 10 के पावर -10 मीटर, ठीक है। और अगर बात करें वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, H2O, वो एक मॉलिक्यूल्स का बात करें तो उसका अगर हम लोग रेडियस पूछे कितना होगा, तो उसका रेडियस होता है 10 के पावर -9 मीटर, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स का रेडियस होता है 10 के पावर 9 मीटर। तो ये था आपका सर क्या, एटम, यही था। अब एटम, तो अलग अलग एलिमेंट्स का सिंबल अलग अलग होता है, ये चीज अब हम लोग देखते हैं कि किस किस एलिमेंट का, बहुत सारे एलिमेंट खोजे गए ना, उसमें से कुछ एलिमेंट का सिंबल हम लोग अभी देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो जो सिंबल पाया जाता है ना, सिंबल वो 1 लीटर का हो सकता है या फिर 2 लीटर का हो सकता है, ठीक है। अगर 1 लीटर का हुआ तो वही लीटर क्या होगा, कैपिटल होगा,
और अगर 2 लेटर का हुआ तो पहला कैपिटल और दूसरा क्या होने वाला है, स्मॉल होने वाला है। ठीक है ना। सिंबल का बात करें तो अलग अलग मीटर के लिए सिंबल क्या होगा सर, अलग अलग होगा। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट के लिए सिंबल अलग अलग होगा। और क्या सर, कैसे सिंबल रेडी किया गया, ठीक है, तो सर लेटर से दिखाया गया जाता है सिंबल किसी चीज को पहचानने के लिए तुरंत। ठीक है, कि हम लोग केमिकल रिएक्शन वगैरह लिखे तो इजिली वे में लिख सकें कि कौन किससे मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो हर एलिमेंट्स का अपना क्या है, एक नोटेशन दिया गया। ठीक है, एक सिंबल दिया गया। ठीक है, तो ये सिंबल एक लेटर से मिलके बना या फिर 2 लेटर से मिलके बना। अगर 1 लेटर से बना है तो पहला वाला कैपिटल ही होगा, और अगर 2 से मिलके बना है तो पहला कैपिटल और दूसरा वाला क्या होगा, स्मॉल। तो उसमें से कुछ है यहाँ पे एलिमेंट्स जिसके हम लोग सिंबल्स देख लेते हैं कि सर क्या क्या है। जैसे हम एल्युमिनियम का बात करें तो एल है, ए कैपिटल और एल स्मॉल। आर्गन का बात करें ए आर, ए कैपिटल आर स्मॉल। बेरियम का बात करें बी है, बी कैपिटल ए स्मॉल। बोरॉन का बात करें तो कैपिटल बी। ब्रोमीन का बात करें बी कैपिटल आर स्मॉल। कैल्शियम का बात करें तो सी कैपिटल ए स्मॉल। ये 2 लेटर वाला है, देखा ना, तो पहला वाला कैपिटल रहने वाला है और दूसरा क्या होने वाला है, स्मॉल। देखिए अभी पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। अगर एक ही का है तो वो कैपिटल ही होगा, अगर 2 लेटर का है तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल। देखा ना, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, यहां भी उसी तरीके से होगा। क्लोरीन का Cl होता है, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, लेकिन कार्बन एक ही है तो बेचारा ये कैपिटल ही होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ये जैसे कोबाल्ट सी कैपिटल ओ स्मॉल, कॉपर Cu, फ्लोरीन देखिए एक ही है तो कैपिटल, गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, लीड का Pb सिंबल होता है। ठीक है, बच्चे भूल जाते हैं, इसका सिंबल याद रखिएगा, लीड का Pb। ठीक है ना सर, आयरन का Fe फेरस बोला जाता है आयरन को। ठीक है ना, तो इसका सिंबल Fe से डिनोट किया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम Mg, नियोन Ne, नाइट्रोजन कैपिटल N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U और जिंक Zn। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं सर, हर किसी का सिंबल को प्रेजेंट करते हैं। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी, क्या क्या हम लोग देखे हैं सिंबल अच्छे तरीके से। तो आप लोग को जरूरत है इसका याद रखने का, इतना कम से कम तो आपको जरूर याद रखना चाहिए। 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर कोई भी एलिमेंट का क्या होता है, और उसके बाद उसका क्या उसका सिंबल है, और मास नंबर उसका। आप लोग को हर किसी को 1 से 20 तक एकदम याद होना चाहिए, एक लाइन से सीरियल वाइज याद होना चाहिए, कि कभी कहीं से भी पूछे तो आप बता सको, तो जाके चीजें आपको आसान लगेगी ये चैप्टर में। तो सबसे पहला आपका वर्क है कि उस चीज को याद कर ले। तो यहां तक आप लोग को समझ में आया गया होगा चीजें। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है वीडियो का। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग और फिर कुछ कुछ चीजें, मास, ठीक है, आइसोटॉप्स, आइसोबार क्या होता है, बहुत कुछ देखने वाले हैं। ठीक है ना, उसके बाद मोल कंसेप्ट, ये सब भी चीज हम लोग यहीं पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला लेक्चर इतना ही बड़ा रहने देते हैं कि छोटा छोटा आप लोग को देखने में अच्छा लगता है शायद, इसके लिए तो आप लोग को चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, हम एक्सपेक्ट करते हैं। और आप लोग को जो टास्क दिए कि 1 से 20 तक याद करके रखना है। और कैसे याद, 1 मिनट में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरीके से 20 तक आप लोग को मुंह से तुरंत तुरंत फटाफट बोलना होगा। ठीक है ना, एक लाइन से था ये सारा 1 2 3 4 से लेकर के 20 तक, कि बीच में भी कहीं से पूछे तो आपको बता देना है। ठीक है ना, तो एटॉमिक नंबर, उसका सिंबल, एलिमेंट्स और मास नंबर, ये हर चीज आपको 20 तक कम से कम याद हो जाना चाहिए। ठीक है, आज का होमवर्क आपका यही है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग को यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। तो ये लेक्चर को इतना ही रहने देते हैं अभी। ओके, ठीक है, जाइए आप लोग भी रिवाइज कीजिए, आराम कीजिए। बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।